जी, अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं डीकम्पोज़िशन की तरफ। डीकम्पोज़िशन जो है ये हमारे पास हाईएस्ट लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का आफ्टर द रूट, जो हमें एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने में मदद देती है। डीकम्पोज़िशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक करेंगे, स्मॉलर पार्ट्स में उनको ब्रेक करेंगे, इनके स्मॉलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। देन वी विल ट्राई टू डिज़ाइन ईच कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली। तो जो डीकम्पोजिशन है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये स्प्लिट करता है वन सिस्टम को स्मॉलर कंपोनेंट से इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स में। तो हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं फिर उनको डिज़ाइन करते हैं इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली से मुराद मेरी ये है कि अगर हमने कुछ रिक्वायरमेंट फाइनलाइज, कुछ चंक्स कर लिए हैं या हमने इनको फाइनलाइज कर लिया है या करना है, हम इन्हीं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर अपने को फोकस करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू द अदर रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक वक्त में एक टीम काम नहीं कर रही होती। यानी अगर हमारे मल्टीपल कंपोनेंट हैं तो यानी अगर हमारे मल्टीपल कंपोनेंट हैं तो ऑब्वियसली मल्टीपल टीम विल बी देयर टू बी वर्क ऑन सेपरेट कंपोनेंट्स। तो जो कंपोनेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो हम इंडिपेंडेंटली हम इनको डेवलप करेंगे। और हम अब ये देखना है कि जब हमारे कंपोनेंट्स बन जाएंगे, जो हमारे कंपोनेंट्स डेवलप हो जाएंगे इन अ कोहेरेंट वे, तो इसके बाद इन कंपोनेंट की जो दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन है, याद रखें कि जो एक्सटर्नल अब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इस वक्त हमने ये ज़रूर देखना है कि जब हमने एक कंपोनेंट को डिज़ाइन कर लिया है, हमने इसको अपने हिसाब से रिफ़ाइन कर लिया, तो इसकी जो कम्युनिकेशन विद अदर कंपोनेंट्स हैं, यानी इसने दूसरे कंपोनेंट्स के साथ जब बात करनी है, देन यू हैव टू इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो डीकम्पोजिशन में हमने स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर लिया इंडिपेंडेंटली। एंड फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड जो कंपोनेंट्स हैं उनका, फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको रिड्यूस किया टू देयर इंटरफेसेस तक, क्योंकि अगर हम इसकी दूसरे कंपोनेंट के साथ बात करने का तरीका डिस्कस नहीं करेंगे या दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरफेसिंग मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, तो वी कैन नॉट अचीव एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन बाय यूजिंग द कंपोजिशन। ये एक फेमस फ्रेज है कि हम एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन तब तक अचीव नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग द कंपोजिशन। तो इसके लिए लास्ट वन पॉइंट है डिवाइड एंड कनकर। हमारे पास एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर सब पार्ट्स में, सब सिस्टम्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये फ्रेज़ डिकम्पोजिशन में हम इसको जो प्रॉब्लम को एट वंस सॉल्व नहीं करते डिवाइड एंड कनकर के थ्रू, हम इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में हम इसको ब्रेकअप करें और फिर इस छोटे हिस्सों को इंडिपेंडेंटली हैंडल करें। और हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स 20 हैं और हमने 5-5 रिक्वायरमेंट की बेस पे 4 कंपोनेंट्स बना लिए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 कंपोनेंट्स ही एट द एंड हमारे फाइनल सिस्टम का पार्ट रहेंगे। हर कंपोनेंट जिसके अंदर 4 या 5 रिक्वायरमेंट है वो फर्दर स्प्लिट होता है, जो फर्दर ब्रेकअप हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ डिकम्पोजिशन एक ही मर्तबा करनी है, विद इन कंपोनेंट्स भी डिकम्पोजिशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। क्योंकि एट द टाइम ऐसा होता है कि जो क्लाइंट्स ने हमें रिक्वायरमेंट दी होती हैं वो इतनी वैगी अनक्लियर होती हैं या इनमें इतनी वेरिएशन चेंजिंग्स होती हैं कि एक लेवल की डिकम्पोजिशन की बजाय हमें फर्दर डिकम्पोजिशन की तरफ भी जाना पड़ता है। तो ये टोटली हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो किस लेवल की हैं और हमें किस लेवल तक डिकम्पोजिशन विद इन द डिकम्पोजिशन करने की ज़रूरत है। तो डिवाइड एंड कनकर वाली पॉलिसी हम लोग अप्लाई करते हैं इन केसेस में डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। तो हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन को अचीव करने के लिए कुछ रूल्स गिवन हैं। तो हम इन रूल्स को वन बाय वन देखते हैं और इनको ब्रीफली डिस्कस भी करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होगा था कि डोंट डिज़ाइन कंपोनेंट्स टू करिस्पॉन्ड टू एग्जीक्यूशन स्टेप्स, लुक फॉर सिमिलरली टास्क, नो रन टाइम बाइंडिंग। इस बात का मतलब क्या है
इसको हम ब्रीफली डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम ये देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं कि जो हमने डीकम्पोजिशन करते हुए दिमाग में रखने हैं। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि जो हमारा कंपोनेंट है इसकी रन टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए मॉड्यूल है लेकिन ए मॉड्यूल को रन करने के लिए हमें बी मॉड्यूल से कुछ इनपुट चाहिए। ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मतलब ये कि देर शुड बी नो रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम बाइंडिंग से मुराद ये हुई कि अगर हमने अपना एक कंपोनेंट रिफाइन कर लिया है तो इसको हमने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन हम डिपेंडेंट हैं किसी और दूसरे कंपोनेंट की इनपुट के ऊपर, जो डिपेंडेंसी का एस्पेक्ट है। तो विद इन डिफरेंट कंपोनेंट्स या एक कंपोनेंट को रन करने के लिए वी आर वेटिंग फॉर एन इनपुट एंड अदर कंपोनेंट्स। तो इस तरह की चीज़ से हमने जब भी डिकम्पोजिशन में डिज़ाइन को डिस्कस करना है तो इस तरह की रन टाइम बाइंडिंग से हमने ऑलवेज़ अपने आप को बचा के रखना है और इससे ऑलवेज़ हमने अवॉइड करना है। तो इसके अंदर जो भी हमारा डिज़ाइन है बेसिकली उसमें अगर डिपेंडेंस इंक्रीज़ हो जाए, तो अगर डिपेंडेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो फेल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही एक गलत किस्म का डिज़ाइन है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टू यूज़। क्योंकि अगर हमारा कंपोनेंट डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, अपने आप के ऊपर, इसकी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी वी हैव टू इंक्लूड अदर कंपोनेंट आल्सो फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। अब अगला रूल जो डीकम्पोजिशन का है वो ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें या जितनी भी डिज़ाइन के टाइम के अंदर डिसीजन है विद इन अ कंपोनेंट, दे शुड हैव मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द अदर कंपोनेंट। इस बात का क्या मतलब है कि उनको डीकम्पोज डिज़ाइन को ऐसे करना है कि जो डिसीजंस हमने जो हम डिसीजंस लें उनका जो रेस्ट ऑफ द सिस्टम है उसके ऊपर उसका अफेक्ट कम से कम हो। अगर उसका अफेक्ट हम किसी एक सिस्टम में, अगर हम किसी एक कंपोनेंट में कोई डिसीजन लेते हैं वो किसी और दूसरे कंपोनेंट को भी अफेक्ट करता है तो हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स में चेंज करना पड़ेगी। तो इसको चेंज और अकोमोडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाया, लेकिन जो मॉड्यूल 1 के अंदर जो किसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर हमने ये डिज़ाइन किया, मॉड्यूल 1 है जो हमारे पास, कौन सा मॉड्यूल मैं बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल 1। जो हमारा मॉड्यूल 1 का एक हमारा इंटीजर है उसको हम चेंज करते हैं, तो इस इंटीजर की वैल्यू 2-3 और मॉड्यूल्स के अंदर भी यूज़ हो रही है। एक मॉड्यूल के अंदर कोई एक इंटीजर की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं तो वही वैल्यू 2-3 और इंटीजर के अंदर भी यूज़ हो रही है, एंड इट विल चेंज देयर वर्क फ्लो। ठीक है, तो दिस इज़ अच्छा डिज़ाइन डिसीजन ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन विल टुक द सिस्टम, कि इससे मुराद मेरी ये है कि सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी इस तरह की चीज़ें अनस्टेबल करती हैं, अनहेल्दी कर देगा। इसके लिए अब्स्ट्रैक्शन के वक्त हमने ये बात की थी, देयर शुड बी मिनिमम डिपेंडेंसी एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट में कम से कम होनी चाहिए। हर जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग या इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन के लिए। अपने इंडिपेंडेंट सोर्स कोड के लिए आपको यहाँ ये एक बात दिमाग में रखिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हमारे पास कंपोनेंट्स 10 है और इनमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डोंट टेक दिस मीनिंग फ्रॉम दिस डिसीजन, देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपोनेंट्स। सो व्हाट आई एम सेइंग, देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपोनेंट्स, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, इट्स अ वीक रिलेशनशिप। देर शुड बी अ वीक रिलेशनशिप, और इनको वीक बाउंडिंग भी कहते हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो मेनली इसकी रीज़न क्या है, इफ़ देर इज़ मोर रिलेशन, अगर हमारे पास मोर रिलेशनशिप्स इसके दो कंपोनेंट्स के दरमियान होंगे, तो जितने रिलेशनशिप ज़्यादा होंगे तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ चेंज। यानी अगर हम एक मॉड्यूल को चेंज कर रहे हैं तो इसका इम्पेक्ट मल्टीपल मॉड्यूल के ऊपर भी आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सकेडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। इफ़ यू चेंज द वन मॉड्यूल, there it will have its consequences on all the related modules. This should not be there, कि यानी कि अगर आप एक मॉड्यूल को चेंज करेंगे तो इसका और अदर बहुत सारे मॉड्यूल्स पे भी इफ़ेक्ट होगा।
तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो लास्ट वन हमारे पास रूल जो इसका आ रहा है, ये हमें क्या कहता है, जो आखिरी रूल है वो कहता है जो कंपोनेंट्स है इट शुड बी स्पेसिफाई होना चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन तक, जो भी उसको चाहिए किसी कंपनी के अंदर, इससे कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको टेक्निकल टर्म में देखते हैं कि ये रूल कहता क्या है। नथिंग लेस और नथिंग रोल का मेरे कहने का मतलब क्या है। एक कंपोनेंट को रन करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, जितनी भी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, जितनी भी चीज़ें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को रन करने के लिए जो जो चीज़ें वट एवर जो जो आपके पैरामीटर्स हैं आपको रिक्वायर्ड हैं एक कंपोनेंट को रन करने के लिए, दीज ऑल थिंग्स दीज ऑल थिंग्स शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपोनेंट। ये यानी वो कंपोनेंट्स जो दो तीन से मिलकर एक कंपोनेंट ना बन रहा हो। अगर हमारा कोई एक कंपोनेंट है, हम ये करें कि कंपोनेंट ए को बनाने के लिए हमें कुछ इनपुट जो है कंपोनेंट बी से चाहिए, हमें कुछ कंपोनेंट सी से चाहिए। जब तक सी और बी कंपोनेंट नहीं होंगे कंपोनेंट ए हम रन नहीं कर सकेंगे। ये अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है और इसको हम लोग नथिंग मोर और नथिंग एल्स कहते हैं कि कंपोनेंट के अंदर ज़्यादा चीज़ें इनकैप्सुलेट नहीं करनी चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं करनी चाहिए। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट शुड बी देयर वेयर इन द कंपोनेंट एग्जीक्यूट दम इंडिपेंडेंटली। तो ये जो इंडिपेंडेंटली वर्ड है अपने दिमाग में रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमारी दूसरे लेवल की जो फर्दर एब्स्ट्रक्शन है, दूसरे लेवल की जो हमारी फर्दर एब्स्ट्रक्शन है, तो जो हमने देखी डिकम्पोजिशन, आगे इसके हमने डिफरेंट रूल्स देखे। तो अब हम आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।